हैं? बढ़िया फ़ोन लें। मैं तो कल वीडियो देख रहा था, जब आप नदी के साइड जाते हैं एकदम अच्छा जो है पूरा ब्लर हो जाता है कभी कभी, हाँ। लेकिन न पाए होगे, है ना? नहीं, आप बोल रहे थे तो साथ साथ लिख ले रहा था, वीडियो बंद करके देखिए तो सब अच्छा समझ में नहीं आते। अच्छा, समझ में नहीं आते हो कभी कभी। क्या है कि उसको लपा थे कहाँ उसको फिक्स नहीं करते तो ऐसे ना आ जाता है। देखो, तो ये क्वेश्चन का सेंस समझ गए। एक आयत त्रिज्या का गोला है, गोले के अंदर क्या बहुत सारे बेलन बन सकते हैं। तो जिस बेलन का आयतन सबसे ज़्यादा होगा उस बेलन की त्रिज्या जो होगी वह 2r/√3 होगी। ये सिद्ध करके दिखाना है। और साथ ही ये दिखाना है, तो साथ ही ये निकालना है कि सबसे बड़े बेलन का आयतन क्या होगा। ठीक है, आयत त्रिज्या के गोले के अंदर बहुत सारे बेलन बन सकते हैं। एक बेलन हम यहाँ भी बना सकते हैं ऐसे, ठीक है, एक बेलन ऐसे भी बना सकते हैं यहाँ भी। तो सबसे बड़ा जो बेलन होगा उसकी जो त्रिज्या होगी, उस बेलन की जो त्रिज्या होगी वो 2r/√3 होगी। जबकि r क्या है? गोले की त्रिज्या है। r क्या है? गोले की त्रिज्या है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बेलन की त्रिज्या गोले की त्रिज्या में संबंध है 2/√3r, स्मॉल r बराबर। ठीक है, तो कौन बेलन की? जिस बेलन का आयतन सबसे ज़्यादा है उस बेलन की जो त्रिज्या है वे 2r/√3 होगी। ये सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, और साथ ये भी दिखाना है कि वही जिसकी त्रिज्या 2r/√3 है वही बेलन सबसे अधिकतम आयतन वाला है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आयतन v का एक समीकरण बनाकर और उसको 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। और 2 बार अवकलन करने के बाद r की इस वैल्यू पर d2v/dr2 की वैल्यू क्या होगी? निगेटिव होगी। तो जब निगेटिव होगी सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू r की इस वैल्यू पर, तभी हम ये कह पाएंगे कि जो v क्या है, आयतन जो है अधिकतम है। क्योंकि निगेटिव वैल्यू आना क्या शो करता है? अधिकतम को। पॉजिटिव वैल्यू क्या आना क्या शो करता है? निम्नलिखित को। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ h/2 क्यों लिख दिए? ये कैसे साबित करोगे कि OAEF का मिड पॉइंट है? तो यहाँ पे 2 त्रिभुज लेते हैं। ये भी जानते हो कि एक आयत है और उस आयत को एक चक्कर घुमा दो तो बेलन बन जाता है। तो आयत के हर एक कोण क्या होते हैं? 90 अंश के। तो 90 अंश के, तो ये भी क्या होगा? ये 90 अंश का होगा। तो जब 90 अंश का होगा तो ये भी जानते हो कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। तो ये समकोण आंतरित करने वाला चाप क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त, विलोम उसी का। तो यहाँ ये जब कोण 90 अंश का है इसलिए ये चाप AC क्या होगा? अर्धवृत्त होगा। जब चाप AC अर्धवृत्त होगा तो AC क्या होगा? व्यास होगा। AC क्या होगा? व्यास होगा। तो व्यास में केंद्र स्थित होता है, इसलिए O AC में स्थित है। अब O जब AC में स्थित है तो OA और OC क्या होगी? गोले की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, तो OA बराबर OC बराबर कैपिटल R मान लिए। अब क्या करेंगे? ये क्या है? ऊंचाई है। तो जो ऊंचाई है त्रिज्या पर लंबवत होती है, ऊंचाई त्रिज्या पर लंबवत होती है बेलन की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये कोण 90 अंश का होगा और तो ये कोण भी क्या होगा? ये कोण भी 90 अंश का होगा। फिर क्या होगा? 90 अंश के सामने की भुजा OC और इसमें 90 अंश के सामने की भुजा OA, दोनों बराबर हैं। क्यों? एक ही गोले की त्रिज्याएं हैं, एक ही गोले की त्रिज्याएं हैं। अब यहाँ पे देखो EC भी बेलन की त्रिज्या है और AF भी बेलन की त्रिज्या है। तो एक ही बेलन की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। ठीक है, इसलिए ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो इसका एक कोण 90 अंश का, तो इसका भी एक कोण 90 अंश का। 90 अंश के सामने भुजा कर्ण और 90 अंश के सामने भुजा कर्ण, इसका कर्ण इसके कर्ण के बराबर है। साथ ही एक भुजा इसकी एक भुजा के बराबर है। तो समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता प्रमेय से ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम हो गया। और जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम हो गया तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर। तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है, लेकिन ये टोटल ऊंचाई h माने हैं। तो ये क्या होगी? h की आधा, ये भी क्या होगी? h की आधा। ठीक है, तो ये साबित हो गया कि ये पूरी ऊंचाई का आधा होगा। ठीक है, अब जब ये सिद्ध हो गया तो ये जानते हो कि समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OE का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। अब OC क्या है? कैपिटल R। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? OE तो h/2 का स्क्वायर। और ये क्या होगा? EC त्रिज्या है बेलन की, R माने हैं। ठीक है, तो R स्क्वायर माइनस h²/4 इज इक्वल टू R स्क्वायर। अब बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? V बराबर
पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो v बराबर पाई और आर की जो वैल्यू यहाँ से निकाले हो यहाँ पुट कर दो, तो क्या होगा आर स्क्वायर एच अपान 4, और ये क्या होगा एच। तो v इज इक्वल टू क्या होगा पाई अंदर गुणा कर दो, तो आर स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब अपान 4। अब ये फलन बन गया। इस फलन का क्या निकालना है उचिष्ट मान, इसका 2 बार किस एच के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है, तो पहले अवकलन को 0 के बराबर करके एच की वैल्यू निकालेंगे, एच की वैल्यू इसमें रखेंगे। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव वैल्यू निगेटिव आना चाहिए। क्योंकि बेलन की ऊंचाई या ये है, त्रिज्या नहीं है। हम उस बार आर बोल दिए थे, एच बराबर है 2r अपान रूट 3। तो एच यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर करोगे तो एच की वैल्यू ये आएगी 2r अपान रूट 3। अब एच की ये जो वैल्यू आई ये सेकंड डेरिवेटिव में रख देंगे तो निगेटिव आ जाएगा, और निगेटिव आना क्या शो करेगा कि v उचिष्ट होगा। और उचिष्ट मान के लिए एच की ये वाली वैल्यू दिए गए फलन में रखेंगे, दिया गया फलन का काम ये करेगा। ठीक है, समझ गए हम ना, जो बोल गए वही सब लिखे देते हैं, दिक्कत क्या। तो लिखते हैं माना आर त्रिज्या के गोले के अंदर एक बेलन है जिसकी ऊंचाई EF इज इक्वल टू एच सेंटीमीटर। किताब में शायद R सेंटीमीटर यहाँ लिखा है, इसलिए यहाँ S सेंटीमीटर लिख लो। R सेंटीमीटर त्रिज्या के दिए हुए गोले के अंदर बने हुए अधिकतम आयतन वाले, और कुछ नहीं लिखा है तो इकाई, तो उसमें सेंटीमीटर लिखा है। EF इज इक्वल टू एच। ठीक है, एक बेलन है जिसकी ऊंचाई EF इज इक्वल टू एच सेंटीमीटर तथा त्रिज्या EC इज इक्वल टू AF इज इक्वल टू R सेंटीमीटर। R सेंटीमीटर। ठीक है, तो चूंकि एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो इम्प्लाइज चाप AC इज इक्वल टू अर्धवृत्त। तो AC इज इक्वल टू अर्धवृत्त का व्यास या गोले का व्यास, अर्धवृत्त का व्यास या गोले का व्यास। ठीक है, तो AC बराबर क्या होगा, AC बराबर, हाँ, तो माना गोले का केंद्र O है, तो O स्पष्टतः गोले का केंद्र O व्यास AC में स्थित होगा। O है स्पष्टतः गोले का केंद्र, गोले का केंद्र O है, स्पष्टतः गोले का केंद्र O व्यास AC में स्थित होगा। व्यास में केंद्र स्थित होता है। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, स्पष्ट है ये बात। गोले का केंद्र O व्यास AC में स्थित होगा, इसलिए OA बराबर OC बराबर गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या बराबर कैपिटल R। त्रिज्या कैपिटल R।
अब दो हम समकोण त्रिभुज लेते हैं, उन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। समकोण कर्णभुजा हैं, सर्वांगसम त्रिभुज पढ़े थे थोड़े से, 9वीं क्लास में पढ़े थे, 9वीं क्लास में सर्वांगसम त्रिभुज पढ़े थे, 10वीं में समरूप त्रिभुज पढ़े हैं। हाँ, समरूप। जितना पढ़े हो सब लग जाएगा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज लिखो, तो लिखो त्रिभुज लिखो OEC तथा OFA में, OEC त्रिभुज O ऊपर लिखते हैं मिटा के क्वेश्चन, त्रिभुज OEC तथा त्रिभुज OFA में, तो क्या लिखेंगे, कोण OEC बराबर कोण OFA प्रत्येक 90 अंश के हैं, क्योंकि बेलन की ऊंचाई त्रिज्या पर लंब होती है, क्योंकि बेलन की ऊंचाई प्रत्येक 90 डिग्री के उसके आगे के हैं, क्योंकि बेलन की ऊंचाई त्रिज्या पर लंब होती है, क्योंकि बेलन की ऊंचाई त्रिज्या पर क्या होती है, लंब, इसलिए 90 अंश के हैं। दूसरा वजह क्या लिखोगे, OC बराबर OA, एक ही गोले की त्रिज्याएं सभी बराबर होती हैं, एक ही गोले की त्रिज्याएं हैं, एक ही गोले की त्रिज्याएं हैं दोनों। फिर क्या लिखेंगे, EC इज इक्वल टू FA, EC इज इक्वल टू FA, एक ही बेलन की त्रिज्याएं हैं, बेलन की त्रिज्याएं हैं, ठीक है, एक ही बेलन की त्रिज्याएं हैं। तो त्रिभुज OEC सर्वांगसम त्रिभुज OFA, रीजन समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता अभिग्रहित से, एक ही बेलन की त्रिज्याएं हैं, अवग्रहित किसे कहते हैं, वह महत्वपूर्ण ज्यामितीय संरचना जिसे बिना प्रूफ किए सत्य मान लिया जाए, अवग्रहित कहते हैं। तो समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता, दो त्रिभुज ऐसे हो जिसका एक कोण समकोण हो, तो अविग्रहित से समकोण कर्ण भुजा। हाँ, तो एक सिद्ध थोड़ी कर रहे हैं, स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं, हम भी यही करेंगे, अवग्रहित का यूज कर रहे हैं, अवग्रहित यहाँ सिद्ध थोड़ी कर रहे हैं, कौन सी प्रॉपर्टी, गुणधर्म है, अवग्रहित है, क्राइटेरिया इंग्लिश में बोलते हैं इसको, अवग्रहित को, ठीक है। राइट एंगल हाइपोटेनस साइड क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल, तो यहाँ पे क्या होगा, R समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता अवग्रहित से, ठीक है। तो दोनों को सर्वांग सम सिद्ध क्यों किए, ताकि हम ये कह सकें कि OE इज इक्वल टू OF, क्यों, सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। जब इसकी संगत भुजा ये हो गई और इसकी संगत भुजा ये हो गई, तो बची कौन, ये और ये ना बची, तो इसकी संगत भुजा ये होगी, तब OE बराबर OF, OE बराबर OF, इंग्लिश में लिखते हैं बाई CPCT, इसको क्या कहते हैं, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, हिंदी में क्या बोलेंगे, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग हैं, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग हैं। या क्या लिखेंगे, सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, लिख देते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत
भुजाएं हैं, सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं, इसलिए OE बराबर OF। लेकिन OE बराबर OF बराबर पूरी EF का या EF अपान 2 IF H है, तो H अपान 2। ठीक है, अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज OEC में, समकोण त्रिभुज OEC में, समकोण त्रिभुज OEC में क्या होगा, OC का वर्ग बराबर OE का वर्ग धन EC का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से OC R स्क्वायर, OE क्या है H अपान 2 का स्क्वायर, EC क्या है R स्क्वायर, तो R स्क्वायर माइनस H स्क्वायर अपान 4 इज इक्वल टू R स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। ये इन क्वेश्चनों को हम इस प्रकार स्टैटिस्टिक्स के लिए, किसी किताब में कहीं पे ये लिखा है ऊंचाई को x मान लिया, रेडियस को y मान लिया। अब आप लोग पढ़े क्या हो, तो बेलन के आयतन का सूत्र पढ़े हो पाई r स्क्वायर h। अब यहाँ s y लिख देंगे तो आप चिंता डाउट में रहोगे। और वही चीज़ें लिखे हैं क्या जो आप पढ़ के जा ले आए हो 10th क्लास में। त्रिज्या को r मानते हैं, ऊंचाई को h मानते हैं। अब s y मान तो ध्यान न रखना पड़ेगा कौन है ऊंचाई कौन है त्रिज्या। तो r की वैल्यू आ गई। अब क्या आपको फार्मूला लगाओगे, बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन भी बराबर बेलन, किंतु हम बेलन का आयतन भी बराबर क्या फार्मूला होता है, बेलन का आयतन भी बराबर पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h। अब r की वैल्यू इसी दिन के लिए निकाले हैं यहाँ, v इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर की वैल्यू रख दो। नहीं सर, इसी दिन भर के लिए हमेशा के लिए निकाले हैं। h जब तक ज्ञान न हो जाए तब तक के लिए, है ना। क्या पता ले भी आ जाए, हमेशा के लिए भी जाए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आएगा। कॉम्पिटिटिव में तो और यही आते हैं सर, यही इतने बड़े पूछता हाँ, है। इतने बड़े क्वेश्चन है, उसमें ऑब्जेक्टिव का आंसर लिखा रहेगा। अब आंसर जल्दी से निकालो फटाफट, क्या क्या कर देना है, थोड़ी कि पूरा लैंग्वेज लिखना है। सिर्फ टिक करना है। हाँ, उसका तो एग्जाम में तो ऐसे ना आते हैं बड़े बड़े एग्जामों में। वो थोड़ी है कि उसमें ये देखना रहता है कि वो जंगल वाले भी पास हो जाएं। उसमें तो ये है कि कौन ज़्यादा मेहनत किया वही निकल पाए। वहाँ परीक्षा भर में ध्यान रखते हैं कि जंगल वाला भी पास हो जाए, कंपटीशन में ये ध्यान नहीं रखते। परीक्षा में जंगल वाले नहीं देखते सर, वो सिर्फ अपना पेपर देखते हैं कि हो गया, वो छोटे हैं बच्चे। अब हमें भी का उचिष्ट मान ज्ञात करना है। दिखा देती, हो सकता है उनके भी बच्चे पढ़ते हैं। उचिष्ट जो बनाते हैं, तो बनाता होगा वो दिखा देता होगा कि करे। टीम रहती है ना, 10 लोग बनाएंगे उनमें एक सेट करेंगे। सर, एक सेट करेंगे लेकिन कुछ तो क्वेश्चन याद रहेगा कुछ याद हो। अरे वो आर्ट का है तो मैथ क्वेश्चन कैसे याद रहेगा। अब हमें भी का उचिष्ट मान ज्ञात करना है। तो जैसे कि टीचर जिनके पास आता है वो दिखा सकते हैं 1 घंटे के लिए। अब हमें भी का उचिष्ट मान ज्ञात करना है। मेरे अंकल जी के पास भी पेपर आता था 8वीं कश्मीर का। कैसा आता था, कहे 8वीं कश्मीर बोर्ड का पेपर आता था। ड्यूटी लगी थी ना। अब हमें भी का उचिष्ट मान ज्ञात करना है, तो भी के उचिष्ट मान के लिए क्या करना पड़ेगा, डी वी अपॉन डी एच। तो पाई इसका क्या होगा, आर स्क्वायर एच का 1 हो गया, और ये 3 एच स्क्वायर अपॉन 4। अब दोबारा कर देते हैं, डी टू भी अपॉन डी एच टू। पाई कैपिटल आर के 0 हो गया, ये क्या होगा 3 दूना 6 एच अपॉन 4। ये 4 है, एच नहीं है नीचे वाला।
और ये 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, तो D2 भी अपान DH2 माइनस क्या लिख दोगे, -3 पाई H अपान 2। इसका नाम समीकरण 2 रख लो, इसका नाम समीकरण नंबर 3 रख लो, इसका नाम समीकरण 2 रख लो। प्राइवेट स्कूल बिक गई है। 3 ये 4 भी तो भी मैं इसी प्राइवेट हुआ डिसाइड, कहाँ लोगे एडमिशन? वहीं वही सर लगता है बोले हैं क्लास लगवाने के लिए। क्या? अंकल जी बात ये हैं, लगता है बोले हैं क्लास लगवाने के लिए। अच्छा, वही स्कूल में सिर्फ मैथ की क्लास में लगती है स्कूल में से छूट। अब देखो क्या करोगे, v के उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए dv अपान ds बराबर 0 रखने पर, v के उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए dv अपान dh बराबर 0 रखने पर, तो 0 रख दो, तो 0 बराबर क्या होगा, पाई r स्क्वायर 3h स्क्वायर अपान 4। 0